नमस्कार। आज हम खून और उससे जुड़ी जांचों की कह सकते हैं जटिल दुनिया में थोड़ी गहराई तक चलेंगे। हाँ, बिल्कुल। और ये जानकारी उन लोगों के लिए शायद खास तौर पर काम की हो सकती है जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स में हैं या जानना चाहते हैं इस बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, इस विषय की परतें खोलते हैं। वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि ब्लड की स्टडी मतलब हेमेटोलॉजी आखिर है क्या। ठीक है। फिर खून की बनावट, वो कैसे काम करता है, और आखिर में जो सैंपल्स जांच के लिए जाते हैं लैब में उनका सफर कैसा रहता है। और इस सफर में ये समझना भी जरूरी है कि हर स्टेप क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। कैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टरों को बीमारी पकड़ने और सही इलाज करने में मदद करती है। सही का मतलब पूरी चेन है एक तरह से। हाँ, मरीज से सैंपल लेने से लेकर लैब की जांच और फिर डॉक्टर की रिपोर्ट तक। तो सबसे पहले ये शब्द ही पकड़ते हैं, हेमेटोलॉजी। ये सुनने में ग्रीक भाषा से जुड़ा लगता है। हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ग्रीक में हीमा मतलब होता है रक्त या ब्लड, अच्छा। और लॉजिया उसका मतलब होता है अध्ययन या स्टडी। तो हाँ, सीधे शब्दों में कहें तो रक्त का अध्ययन। लेकिन जैसा हमारे नोट्स बता रहे हैं, ये सिर्फ खून को देखने भर से कहीं ज्यादा है ना? मतलब इसका स्कोप बड़ा है। बिल्कुल। हेमाटोलॉजी सिर्फ ब्लड सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखना नहीं है। ये मेडिसिन की वो ब्रांच है जो ब्लड और ब्लड बनाने वाले अंगों जैसे बोन मैरो इनकी स्टडी करती है। पर इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें ये सब आता है कि खून की बीमारियां क्यों होती हैं, मतलब इटियोलॉजी, ओके। उनका पता कैसे लगाया जाए, डायग्नोसिस, उनका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट, बीमारी आगे क्या रूप लेगी, प्रोग्नोसिस, और उनसे बचा कैसे जाए, प्रिवेंशन, ये सब कुछ। हाँ, तो ये अपने आप में एक पूरी साइंस है। और नोट्स में विलियम ह्यूसन का नाम भी है, फादर ऑफ हेमेटोलॉजी। हाँ, विलियम ह्यूसन, उन्हें फादर ऑफ हेमेटोलॉजी कहा जाता है। 18वीं सदी में उन्होंने ब्लड सेल्स और लिम्फेटिक सिस्टम पर काफी शुरुआती पर बहुत जरूरी काम किया था। उसी ने नींव रखी इस फील्ड की। तो ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, इसका सीधा असर हमारी हेल्थ और बीमारियों के डायग्नोसिस पर पड़ता है। निश्चित रूप से बिल्कुल पड़ता है। हेमेटोलॉजी टेस्ट आजकल आम हेल्थ चेकअप का एक बहुत अहम हिस्सा है। इनसे कई तरह की बीमारियों का पता लगाने में मदद मिलती है, कभी-कभी तो बहुत शुरुआती स्टेज में ही। अच्छा। इन टेस्ट में होता क्या है कि खून के जो सेल वाले हिस्से हैं, जिन्हें हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, हाँ। उनका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह से मूल्यांकन होता है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये सुनने में थोड़े टेक्निकल लगते हैं। मतलब क्या गिन रहे हैं और क्या देख रहे हैं? हाँ, देखिए, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, नंबर्स। ओके, नंबर्स। जैसे खून की एक तय मात्रा में लाल रक्त कोशिकाएं RBCs कितनी हैं, हाँ। सफेद रक्त कोशिकाएं WBCs कितनी हैं, प्लेटलेट्स कितने हैं, ये सब गिनना। ठीक है। ये गिनती पहले मैनुअली भी होती थी, पर अब ज्यादातर ऑटोमेटेड मशीनें करती हैं, ब्लड काउंटर्स। इसी में डिफरेंशियल काउंट भी आता है, मतलब कुल WBCs में अलग अलग तरह की सेल्स कितनी हैं, न्यूट्रोफिल इतने, लिम्फोसाइट इतने, वगैरह। समझ गया। और क्वालिटेटिव, उसमें क्या देखते हैं? क्वालिटेटिव में हम सेल्स की क्वालिटी देखते हैं, मतलब वो दिखने में कैसी हैं, उनका रूप रंग, उनकी बनावट। अच्छा। इसके लिए कांच की स्लाइड पर खून की एक पतली सी फिल्म ब्लड स्मीयर बनाते हैं, उसे खास रंगों से स्टेन करते हैं। हाँ, मैंने देखा है लैब में, पर्पल रंग की स्लाइड होती है अक्सर। हाँ, बिल्कुल। फिर उसे माइक्रोस्कोप के नीचे बहुत बारीकी से देखा जाता है। इससे पता चलता है कि सेल्स का साइज, शेप सब नॉर्मल है या उनमें कोई गड़बड़ी है, कोई मॉर्फोलॉजिकल एब्नॉर्मेलिटी। मॉर्फोलॉजिकल एब्नॉर्मेलिटी मतलब दिखने में कुछ अलग। एग्जैक्टली। जैसे क्या RBCs का आकार ठीक है, क्या कोई अजीब दिखने वाली या इमैच्योर सेल्स दिख रही हैं, ये सब। ये स्टेन स्मीयर बहुत जानकारी देते हैं। दिलचस्प है कि ये स्टडी सिर्फ खून तक ही नहीं है, बल्कि बोन मैरो, जहां ये सेल्स बनती हैं, वहां मौजूद इनकी शुरुआती सेल्स, प्रिकर्सर्स, उनकी संख्या, बनावट, उनका काम, वो सब भी इसमें शामिल है। हाँ, और साथ ही प्लेटलेट्स कैसे काम कर रहे हैं और ब्लड क्लॉटिंग यानी खून जमने में जो प्रोटीन मदद करते हैं, उनकी स्टडी भी हेमेटोलॉजी का ही हिस्सा है। अच्छा, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स का पता भी इसी से लगता है। हाँ, बिल्कुल। ये सारी जानकारी मिलकर डॉक्टरों को अनीमिया, ल्यूकीमिया, थैलेसीमिया और कई दूसरे ब्लड रिलेटेड बीमारियों का सही डायग्नोसिस करने में मदद करती है।
WBCs कैसे काम कर रहे हैं, उनकी संख्या, उनका रूप, ये सब इन्फेक्शंस और इम्यूनिटी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए अब जरा खून को और करीब से जानते हैं। पहली नज़र में तो ये बस एक लाल रंग का लिक्विड लगता है, पर जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, ये असल में एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ एक लिक्विड नहीं बल्कि टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू का एक स्पेशल फ्लूइड फॉर्म। हमारे शरीर का वजन का बड़ा हिस्सा, करीब 55 से 60% फ्लूइड ही है। या तो सेल्स के अंदर होता है, इंट्रासेल्युलर, ओके। या सेल्स के बाहर, एक्स्ट्रासेल्युलर। ब्लड इसी एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लगभग 1/3। और शरीर में इसका मुख्य काम क्या है? ये क्यों इतना जरूरी है? मतलब बेसिक फंक्शन क्या है? इसके कई बहुत ही जरूरी काम है। सबसे मुख्य तो है ट्रांसपोर्टेशन। जैसे फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर की हर सेल तक पहुंचाना और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड वापस फेफड़ों तक लाना। हाँ, ये तो पता है। इसके अलावा खाने से मिले न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, हार्मोन, इन सब को भी ब्लड ही पूरे शरीर में पहुंचाता है। अच्छा। दूसरा बड़ा काम है प्रोटेक्शन, सुरक्षा। इसमें मौजूद WBCs हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। तीसरा, चोट लगने पर खून को बहने से रोकने वाले क्लॉटिंग फैक्टर्स भी ब्लड में ही होते हैं। और ये सारे काम करते हुए ये ब्लड वेसल्स के नेटवर्क में लगातार पूरे शरीर में सर्कुलेट होता रहता है। हमारे दस्तावेज खून की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज का भी जिक्र करते हैं, जैसे इसका रंग हमेशा एक जैसा नहीं होता। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। आर्टरीज यानी धमनियों में जो खून बहता है, जिसमें ऑक्सीजन खूब होती है, वो एकदम ब्राइट रेड, स्कारलेट रेड होता है, चमकीला लाल। हाँ, जबकि वेन्स यानी शिराओं में बहने वाला खून, जिसमें CO2 ज्यादा और ऑक्सीजन कम होती है, वो थोड़ा गहरा पर्पल जैसा रेड दिखता है। अच्छा, और शरीर में इसकी मात्रा भी फिक्स नहीं है? पुरुष और महिलाओं में अलग? हाँ, थोड़ी अलग होती है। एक एवरेज अडल्ट मेल में करीब 5 से 5.5 लीटर ब्लड होता है। ओके। महिलाओं में ये थोड़ा कम, करीब 4 से 4.5 लीटर होता है। ये हमारे टोटल बॉडी वेट का लगभग 6 से 8% होता है। और इसका pH मान, मतलब एसिडिक है या बेसिक? ब्लड हल्का सा एल्कलाइन यानी बेसिक होता है। हल्का सा? हाँ, बहुत हल्का। इसका pH मान बहुत ही टाइट रेंज 7.35 से 7.45 के बीच रहता है। बॉडी की केमिस्ट्री ठीक चले, इसके लिए ये pH लेवल मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी और विस्कोसिटी के बारे में भी कुछ नंबर्स हैं? मतलब ये पानी से कितना भारी और गाढ़ा है? हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से थोड़ी ज्यादा होती है, करीब 1.052 से 1.061। प्लाज्मा की थोड़ी कम, ब्लड सेल्स की थोड़ी ज्यादा। और गाढ़ापन? जहाँ तक विस्कोसिटी या गाढ़ेपन की बात है, तो ब्लड पानी से लगभग 5 गुना ज्यादा गाढ़ा होता है। 5 गुना? क्यों? इसकी मुख्य वजह है इसमें मौजूद ढेर सारी रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा में घुले हुए प्रोटीन्स। अच्छा, तो ये तो हुई खून की बाहरी पहचान। अब अगर इसके अंदर झांकें, तो ये किन चीजों से मिलकर बना है? स्रोत बताते हैं कि 2 मेन हिस्से हैं। बिल्कुल। ब्लड को हम मुख्य तौर पे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो टोटल वॉल्यूम का करीब 45% होते हैं। 45%? ये क्या है? ये असल में खून की सेल्स और सेल जैसे पार्टिकल्स हैं। इसमें 3 मेन टाइप हैं। एक, रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स। इनका मेन काम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है। 2, व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स। ये हमारी इम्यून सिस्टम के सोल्जर हैं। इनके भी कई टाइप हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स, जैसे न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। हाँ, सुना है इनके बारे में। और तीसरा? हाँ, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। ये छोटे छोटे कण खून का थक्का जमाने में मदद करते हैं। ओके, तो ये हो गया 45%। बाकी का 55% क्या है? वो दूसरा मेन हिस्सा है प्लाज्मा। हाँ, ये खून का लिक्विड पार्ट है, हल्का पीला सा स्ट्रॉ कलर्ड क्लियर लिक्विड। इसमें क्या होता है? प्लाज्मा खुद भी ज्यादातर पानी ही है, करीब 91-92%। अच्छा, इतना ज्यादा पानी? हाँ, बाकी जो 8-9% हिस्सा बचा, उसमें सॉलिड चीजें घुली होती हैं। सॉलिड चीजें? जैसे इन सॉलिड्स में सबसे ज्यादा करीब 7% होते हैं प्रोटीन्स, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन, एंटीबॉडीज भी ग्लोब्युलिन ही हैं, और फाइब्रिनोजिन जो क्लॉटिंग में जरूरी है। प्रोटीन 7% और बाकी 1% में? उस बाकी 1% में और भी बहुत सारी जरूरी चीजें घुली होती हैं, जैसे गैसेस, ऑक्सीजन, CO2,
हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैट्स और शरीर के मेटाबॉलिज्म से बने वेस्ट प्रोडक्ट्स भी जैसे यूरिया, जिन्हें ब्लड किडनी तक ले जाता है बाहर निकालने के लिए। बाप रे, मतलब प्लाज्मा सिर्फ पानी नहीं, एक पूरा सूप है जरूरी चीजों का। बिल्कुल, एक तरह से कह सकते हैं। तो ये सभी कंपोनेंट्स मिलकर शरीर के लिए इतने सारे काम करते हैं। स्रोतों ने इन कामों को 3 मेन कैटेगरीज में बांटा है। हाँ, ब्लड के कामों को हम 3 मेन फंक्शंस में ग्रुप कर सकते हैं, समझने में आसानी होती है। पहला क्या है? पहला है ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। ये शायद सबसे वेल नोन फंक्शन है। हाँ, ऑक्सीजन CO2 वाला। हाँ, रेस्पिरेशन वाला, O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा जैसा हमने बात की, न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्टिव सिस्टम से सेल्स तक पहुंचाना, ग्लैंड्स में बने हार्मोन्स को उनके टारगेट ऑर्गन तक ले जाना और मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जैसे किडनी तक पहुंचाना। ओके, ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा फंक्शन? दूसरा है रेगुलेशन, विनियमन। ब्लड बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखने में मदद करता है। रेगुलेट कैसे करता है? जैसे ये बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखता है, पीएच को कंट्रोल करता है। ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, गर्मी को पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करके और जरूरत पड़ने पर स्किन के जरिए एक्स्ट्रा हीट रिलीज करके। अच्छा। और ये बॉडी के वाटर कंटेंट को भी बैलेंस रखने में मदद करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन और तीसरा है प्रोटेक्शन, सुरक्षा। व्हाइट ब्लड सेल्स बाहरी दुश्मनों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इनसे लड़ती हैं। इम्यून सिस्टम वाला रोल? हाँ, कुछ WBCs फैगोसाइटोसिस करती हैं, मतलब जर्म्स को घेर कर खा जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। और ब्लड पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का एक रिजर्वॉयर, एक भंडार की तरह भी काम करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, चोट लगने पर प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स मिलकर ब्लीडिंग रोकते हैं। इस प्रोसेस को हीमोस्टैसिस कहते हैं। हीमोस्टैसिस यानी खून का बहाव रोकना, बहुत जरूरी है ये तो। हाँ, लाइफ सेविंग प्रोसेस है। ठीक है, तो हमने ब्लड की इंपॉर्टेंस और उसके काम करने का तरीका समझ लिया। अब मान लीजिए डॉक्टर को किसी जांच के लिए ब्लड सैंपल चाहिए, या शायद किसी बायोप्सी की तरह टिश्यू का सैंपल। तो ये सैंपल लैब तक कैसे पहुंचते हैं और वहां इनका क्या होता है? देखिए, ब्लड सैंपल लेने के प्रोसेस को फ्लेबोटमी कहते हैं। ये काम आमतौर पर एक ट्रेन टेक्नीशियन करते हैं, जिन्हें फ्लेबोटमिस्ट कहते हैं। हाँ, नस से खून निकालते हैं। हाँ, ज्यादातर बाजू के नस से लिया जाता है। हेमेटोलॉजी की ज्यादातर जांचों के लिए पूरे खून मतलब होल ब्लड की जरूरत होती है। इसे खास ट्यूब में लेते हैं, जिसमें पहले से एक एंटीकोएगुलेंट मतलब खून को जमने से रोकने वाला पदार्थ मिला होता है। अच्छा, इसलिए ट्यूब में खून जमता नहीं। एग्जैक्टली। फिर इस ट्यूब को ठीक से लेबल करके पैक करके लैब भेजा जाता है। लैब में पहुंचते ही इसे एक यूनिक आईडी नंबर मिलता है, आजकल बारकोड होता है अक्सर, ताकि कोई मिक्सअप ना हो। हाँ बिल्कुल, ट्रैकिंग के लिए और किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए। और टिश्यू सैंपल्स, हिस्टोपैथोलॉजी वाले, वो कैसे अलग हैं ब्लड सैंपल से और उन्हें कैसे कलेक्ट करते हैं? हिस्टोपैथोलॉजी में हम सेल्स की नहीं बल्कि पूरे टिश्यू की बनावट, उसके आर्किटेक्चर को देखते हैं। तो इसमें टिश्यू के टुकड़े लिए जाते हैं। टुकड़े कैसे लेते हैं? कई तरीके हैं, जैसे बायोप्सी। इसमें किसी शक वाली जगह से टिश्यू का छोटा सा पीस निकालते हैं। ये एक्सिजन बायोप्सी हो सकती है, मतलब पूरा घाव निकाल दिया, या इंसिजन बायोप्सी, घाव का सिर्फ एक हिस्सा निकाला, या नीडल बायोप्सी, सुई से एक छोटा सा कोर निकाला। नीडल बायोप्सी हाँ। मतलब सुई से? हाँ, खास तरह की सुई होती है। फिर होते हैं सर्जिकल स्पेसिमेन। ये ऑपरेशन में निकाले गए टिश्यू के बड़े हिस्से या पूरे ऑर्गन भी हो सकते हैं। जैसे किसी ट्यूमर का रिसेक्शन या पूरा ऑर्गन निकालना, मेस्टेक्टमी, ब्रेस्ट, थायरॉयडेक्टमी, थायरॉयड, स्प्लेनेक्टमी, स्प्लीन। कभी कभी क्यूरेटेज भी करते हैं, मतलब खुरच कर टिश्यू निकालते हैं, जैसे यूट्रस की लाइनिंग का सैंपल। अच्छा, और साइटोलॉजी सैंपल्स वो क्या हैं? साइटोलॉजी में टिश्यू के बजाय अलग अलग सेल्स या उनके छोटे ग्रुप्स की जांच होती है, जैसे पैप स्मीयर। हाँ, पैप स्मीयर तो सुना है। हाँ, उसमें सर्विक्स से सेल्स लेते हैं, या फिर बॉडी फ्लूइड्स जैसे CSF या प्लूरल फ्लूइड, उनमें मौजूद सेल्स की जांच। ओके, और ऑटोप्सी सैंपल? ऑटोप्सी स्पेसिमेन वो टिश्यू हैं जो डेथ के बाद ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम के दौरान लिए जाते हैं
मौत का कारण जानने के लिए। इन सभी तरह के सैंपल्स को सही तरीके से लेना और लैब तक पहुंचाना इतना जरूरी क्यों है? हमारे स्रोतों में सैंपल एक्सेप्ट करने के क्राइटेरिया और रिजेक्ट करने के कारण भी बताए हैं। हाँ, ये समझना बहुत दिलचस्प और जरूरी है कि जांच का रिजल्ट कितना सही होगा, ये पूरी तरह सैंपल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अच्छा। हाँ, अगर सैंपल लेने, रखने या भेजने में जरा भी लापरवाही हुई तो रिजल्ट गलत आ सकता है, जिसका सीधा असर मरीज के इलाज पर पड़ेगा। इसीलिए लैब्स में सैंपल एक्सेप्ट करने के बहुत स्ट्रिक्ट नियम होते हैं। क्या नियम है? जैसे सबसे जरूरी है सही लेबलिंग। सैंपल कंटेनर पर और साथ भेजे रिक्वेस्ट फॉर्म पर मरीज की पूरी डिटेल्स, नाम, आईडी नंबर, उम्र बिल्कुल सही और एक जैसी होनी चाहिए। दूसरा, सैंपल का टाइप और साइट साफ लिखा होना चाहिए, मतलब ये बायोप्सी है या ऑर्गन है और बॉडी में कहाँ से लिया गया है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अलग-अलग साइट की टिश्यू की नॉर्मल बनावट अलग होती है, ये पता होना जरूरी है। फिर आता है फिक्सेशन। हाँ, टिश्यू को डीकॉम्पोजिशन यानी सड़ने गलने से बचाने के लिए उसे बॉडी से निकालते ही तुरंत एक केमिकल फिक्सेटिव में डालना होता है। आमतौर पर फॉर्मेलिन यूज होता है। अच्छा, फॉर्मेलिन में क्यों डालते हैं? ताकि टिश्यू की बनावट वैसी ही बनी रहे जैसी शरीर में थी, और फिक्सेटिव की मात्रा भी सही होनी चाहिए, कम से कम सैंपल के वॉल्यूम से 10 गुना ज्यादा, ताकि वो टिश्यू के अंदर तक पहुंच सके। ओके, और क्या जरूरी है? सैंपल का साइज काफी होना चाहिए। बहुत छोटा या क्रश किया हुआ सैंपल शायद जांच के लायक ना हो। साथ में क्लिनिकल जानकारी भेजना बहुत जरूरी है, मरीज के लक्षण, हिस्ट्री, पहले का कोई इलाज या डायग्नोसिस। इससे पैथोलॉजिस्ट को मदद मिलती होगी। बिल्कुल, सैंपल को सही कॉन्टेक्स्ट में समझने में। और आखिर में कंटेनर और ट्रांसपोर्ट। लीक प्रूफ कंटेनर हो, ठीक से बंद हो और लैब तक जल्दी पहुंचे। देरी से टिश्यू खराब हो सकता है। और अगर इनमें से कोई भी बात पूरी ना हो तो क्या लैब वाले सैंपल लेने से मना कर देते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लैब सैंपल रिजेक्ट कर सकती है अगर लेबलिंग गलत हो, साइट न लिखी हो, फिक्सेटिव गलत या कम हो, सैंपल बहुत छोटा हो, लैब पहुंचने में बहुत देर हो गई हो, या सैंपल रास्ते में खराब हो गया हो, जैसे सूख गया हो या कुचल गया हो। इससे तो इलाज में देरी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। मरीज को दोबारा सैंपल देना पड़ सकता है और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों में देर हो सकती है। चलिए मान लेते हैं कि सैंपल सही सलामत सारे नियमों के साथ लैब पहुंच गया। अब आगे क्या होता है? हमारे नोट्स में ग्रॉस एग्जामिनेशन या ग्रॉसिंग का जिक्र है। ये क्या चीज है? ग्रॉस एग्जामिनेशन या ग्रॉसिंग हिस्टोपैथोलॉजी लैब का बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला स्टेप है। ग्रॉस मतलब बिना माइक्रोस्कोप के नेकेड आई से देखना। अच्छा, नंगी आंखों से देखना। हाँ, तो ग्रॉसिंग में पैथोलॉजिस्ट या कोई सीनियर एक्सपीरियंस टेक्नीशियन सैंपल को ध्यान से देखता है, उसे छूकर महसूस करता है और उसकी जांच करता है। ये माइक्रोस्कोपिक जांच से पहले होता है। इसका मकसद क्या है? सिर्फ देखकर क्या पता चलता है? इसके कई मकसद हैं। पहला, सैंपल की आइडेंटिटी कंफर्म करना, रिक्वेस्ट फॉर्म से मिलाना। दूसरा, सैंपल में आंखों से दिखने वाले कोई भी एबनॉर्मल चेंजेस या बीमारी के लक्षण देखना और नोट करना, जैसे कोई ट्यूमर है, सूजन है, रंग बदला हुआ है, ये सब। तीसरा, ये डिसाइड करना कि सैंपल के कौन-कौन से हिस्से माइक्रोस्कोपिक जांच के लिए आगे भेजे जाने चाहिए, कहाँ से सेक्शन लेना है, ये सब एक खास हवादार कैबिनेट ग्रॉसिंग स्टेशन में किया जाता है। तो इस ग्रॉसिंग प्रोसेस में असल में क्या-क्या करते हैं? ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इसमें कई चीजें शामिल हैं। पहले तो डिस्क्रिप्शन और मेजरमेंट। सैंपल का टाइप, साइट, फ्रेश है या फिक्स्ड, इन सब का डिटेल नोट करते हैं। फिर उसे नापते हैं। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, वजन सब रिकॉर्ड होता है। ओके, नापतौल। फिर ओरिएंटेशन। ये पता लगाना बहुत जरूरी होता है कि सैंपल का कौन सा हिस्सा ऊपर था, कौन सा नीचे, दाया, बायां, जब वो बॉडी में था। ये कैसे पता करते हैं? छोटे सैंपल्स को कई बार कार्ड पर चिपका देते हैं। बड़े सैंपल्स में सर्जन खास टाँके लगा सकता है। यह सैंपल की अपनी एनाटॉमी से पता चलता है, जैसे ब्रेस्ट स्पेसिमेन में एक्सिलरी टेल। आजकल सैंपल की फोटो लेना भी कॉमन है। तस्वीरें लेना भी? हाँ। फिर होती है इंकिंग, स्याही लगाना। स्याही क्यों लगाते हैं? खास तौर पर जब कैंसर का शक हो तो सैंपल के बाहरी किनारों, सर्जिकल मार्जिन्स पर
अलग-अलग रंगों की स्पेशल इंक लगाते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है? इससे बाद में माइक्रोस्कोप में ये देखना आसान हो जाता है कि कैंसर सेल्स कटे हुए किनारे तक पहुंची हैं या नहीं। ये इंक टिश्यू ब्लॉक बनाने में भी मदद करती है। समझ गया, मार्जिन देखने के लिए। और फिर आता है डाइसेक्शन और सैम्पलिंग, काटना और चुनना। बहुत छोटी बायोप्सी तो पूरी की पूरी प्रोसेस हो जाती है, लेकिन बड़े सैंपल्स जैसे कोई ऑर्गन निकाला गया है उसे ध्यान से काटा जाता है। पैथोलॉजिस्ट उसे पतले स्लाइसेस में काटता है, अंदर की बनावट देखता है, बीमारी कहाँ तक फैली है ये देखता है। फिर वो उन हिस्सों को चुनता है जो जांच के लिए सबसे जरूरी हैं। और उनमें से छोटे-छोटे खास साइज के लगभग 5x5x5 mm के टुकड़े काट लेता है। इन्हीं चुने हुए टुकड़ों को फिर आगे टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है, जिससे आखिर में माइक्रोस्कोप स्लाइड बनती है। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत डिटेल्ड और केयरफुल प्रोसेस है। सैंपल लैब पहुंचने के बाद भी उस पर कितना ज्यादा काम होता है। तो आज हमने हेमेटोलॉजी की दुनिया में झांका, खून की बनावट और उसके अनगिनत कामों को समझा, और ये भी देखा कि कैसे लैब में ब्लड और टिश्यू सैंपल्स को कितनी सावधानी से हैंडल किया जाता है ताकि जांच के नतीजे एकदम सटीक हों। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? शायद यही कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को चलाने के लिए पर्दे के पीछे कितनी एक्सपर्टीज और मेहनत लगती है, जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। बिल्कुल, ये पूरी चेन है। मरीज से सैंपल लेने से लेकर लैब में उसका एनालिसिस और फिर उस इंफॉर्मेशन के बेस पर डॉक्टर का ट्रीटमेंट डिसाइड करना। हर स्टेज पर एक्यूरेसी, बारीकी और नॉलेज की जरूरत होती है। अगर हम इसे बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये साफ दिखाता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी कैसे लगातार चुपचाप हमारी हेल्थ की सेवा में लगे हुए हैं, उन तरीकों से भी जिनका हमें शायद अंदाजा भी नहीं होता। सच में ये जानना काफी प्रेरणा देता है। सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। कभी सोचिएगा कि खून की एक नन्ही सी बूंद या टिश्यू का एक छोटा सा टुकड़ा अपने अंदर सेहत और बीमारी के कितने गहरे राज छुपाए हो सकता है। और फिर ये भी सोचिएगा कि साइंटिफिक प्रोसेस और इंसानी लगन से इन रहस्यों को खोलने की ये यात्रा हमारी जिंदगी के लिए कितनी अहम और जरूरी है।